हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदलाल कक्षा 9th के लिए क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ लेकर आई हूँ, ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांस्कृतियायन। 2 बार बोलकर देखिए, राहुल सांस्कृतियायन। सांस्कृतियायन ये एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। 1929-30 में लेखक नेपाल के रास्ते होते हुए तिब्बत गया था। उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत में जाना मना था। उन्होंने एक भिखारी का वेश धारण किया, भिखारी का ढोंग किया और तब वहाँ गया। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के बारे में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो कठिन रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते हैं, उनका वर्णन बड़े रोमांचकारी ढंग से इस पाठ में किया है, ल्हासा की ओर। तो आओ चलते हैं पाठ में। वह नेपाल से तिब्बत जानने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन यानी कि सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसी परित्यक्त छोड़ी हुई एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक कहता है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, दुख भी, तकलीफ यानी कि कष्ट भी हैं, कुछ आराम की बातें भी हैं। वह जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं था। नए औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। देखो क्वेश्चन बनेगा कि जो तिब्बत में यात्रियों को के लिए बहुत तकलीफ़ें थीं, आराम की बातें थी, जाति पात छुआछूत नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी औरतें। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़ करके लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो अगर आप साधारण आदमी हैं तो भी बिल्कुल घर के भीतर चले जाते, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे देते, वो आपको के लिए चाय बना देगी। चाय में मक्खन सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंगी में कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन चाय में डालेगी या नहीं डालेगी, तो आप खुद जा कर के चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, तो बाद में आप डाल सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी रास्ते की परमिशन। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे। भिखमंगे के वेश में था लेखक। क्वेश्चन देखिए, भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। क्वेश्चन बनेगा, भिखमंगे के वेश में था फिर भी उसको अच्छी जगह मिली। दोबारा सज्जन आदमी के वेश में गया, फिर भी जगह नहीं मिली, क्योंकि यहाँ सुमति के जान पहचान के आदमी थे, सुमति साथ था। 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त कर रखते हैं। छंग पीकर का मतलब मदिरा पान करके, शराब पी करके। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडा जो ऊंची ज़मीन थी, थोंगला था तिब्बत सीमा का एक स्थान था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मिलो तो कोई गांव गिराव नहीं। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह छिपने के लिए। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खून की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों पर अगर कोई आदमी मार भी दिया कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो नहीं, कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद उसकी तलाशी लेते हैं। पैसा है कि नहीं? हथियार का कानून नहीं है वहाँ। लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक उठाए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुछ दया 1 पैसा देना कहते, भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की
ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, एक तो चढ़ाई ऊपर से सामान। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और उसके ऊपर बैठ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। बीटे की तरह दिखने वाले टीले की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बिल्कुल नंगे थे, वहाँ ना बर्फ की सफ़ेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, यानी कि देवता का स्थान। जब अब हमें बराबर उतराई पर उतरना था। चढ़ाई तो बहुत कुछ थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। ध्यान दीजिए, मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। मैं दोन की वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये है दोनों वस्तु क्या था? ये था उपन्यासकार, 17वीं शताब्दी का उपन्यासकार था। ये स्पेनिश का था। ये था डॉन क्विक्सोट का नायक, जो घोड़े पर झूमता चलता था। तो उसकी संज्ञा दी है कि उसकी तरह मैं घूमता चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील तक चला गया। भी गलत रास्ता पकड़ लिया। 1.5 किलोमीटर आगे चला गया। आगे घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था, दूसरा था। फिर लौट करके वापस आया, वो रास्ता पकड़ा। तो 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था। सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे भी धूप में लाल होता है, धूप के कारण और भी लाल हो गया, गुस्से में भी लाल था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे का मतलब उपले गोसे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो, मुझे घोड़ा ऐसा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, इतना धीरे चल रहा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुप्पा क्या है? ये खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ है। जब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे तो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान ही थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से गंडे खत्म नहीं हो सकते। गंडे जो ताबीज, वो एक कपड़े में कुछ बांध करके बनाया जाता है, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े तो खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने सोचा जिस गांव में ठहरना उसमें पहले भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँच कर रुपये दे दूंगा, भाई वहाँ मत जातो अकेला छोड़कर मुझे। सुमति ने मान ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। ऊपर से तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। सीधे माथा जलेगा, पीछे से कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया, चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे मोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंज बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ। क्वेश्चन बनेगा कितनी पोथियाँ थी? 103 पोथियाँ थी। मेरा आसन
भी वही लगा हुआ मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। कितने शेर की? 15-15 शेर से। सोमती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये पाठ था लासा की ओर। तो बच्चों, पाठ समझ आया या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।